नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने कोशिका के बारे में बताया था और आज मैं कोशिका का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें आगे और भी कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या है इसमें। आज हम देखेंगे सीलिया और फ्लैजिला को। सबसे पहले देखेंगे सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है। तो दोस्तों, सीलिया और फ्लैजिला जो है, यह कोशिका के, मान लिया जाए कि ये कोशिका है, तो कोशिका के बाहरी भाग होता है। कैसी संरचना इसकी होती है? तो बाल जैसा संरचना होता है, कोशिका के बाहर पाया जाता है। और यह केवल जो है सीलिया और फ्लैजिला जो है केवल वो किस में पाया जाएगा? तो यह जंतु कोशिका में पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाता है। किस में? तो जंतु कोशिका में पाया जाएगा। केवल यह जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? तो बाल जैसी संरचना होती है और यह कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। इसकी संरचना बाल के समान होती है और बाहरी भाग में पाया जाएगा। और क्या है? तो यह कोशिका को मोशन प्रदान करता है या कोशिका को हिलने डुलने में मदद करता है। अगर कोशिका के आसपास कोई पोषक पदार्थ होती है तो उसे सीलिया एंड फ्लैजिला उसे अवशोषित करने का काम करती है। अगर इसके पास आसपास कोई भी पोषण पोषक पदार्थ रहेगा तो उसे चूसने का काम करेगा, अवशोषित करने का काम करता है सीलिया एंड फ्लैजिला। और इसमें जो बड़े बाल होते हैं, बड़े बाल को क्या कहा जाता है? तो बड़े बाल को कहा जाता है फ्लैजिला और छोटे बाल को कहा जाता है सीलिया। छोटे को क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। तो यह कैसी संरचना होती है? तो बाल जैसी संरचना होती है और यह कोशिका के बाहर पाया जाता है। और यह मूवमेंट और फीडिंग यानी भोजन का काम करता है, यानी अवशोषित करने का काम भी करता है। और फिलिया बड़े बाल को कहते हैं और सीलिया जो है वो छोटे बाल को कहा जाता है। और यह क्या करता है? तो यह स्पर्म को शक्ति प्रदान करता है ताकि वह आगे बढ़ सके। यह जो बाल जैसी संरचना होती है सीलिया एंड फ्लैजिला, यह स्पर्म को शक्ति प्रदान करता है ताकि वह आगे बढ़ सके। ये देखते हैं अब लवक क्या है, यानी प्लास्टिड क्या होता है। तो दोस्तों, यह केवल पादप में ही पाया जाता है। प्लास्टिड जो है लवक, वो केवल पादप में ही पाया जाता है। ये लवक जो है, यह कवक लिखा गया है। लवक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। और यह जो है लवक, यह पादप का सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्या होता है? तो पादप का सबसे बड़ा भाग होगा कौन सा? तो लवक। अगर पूछे कि पादप का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो होता है लवक यानी प्लास्टिड। और यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, एक ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक, और एक क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। देखिए सभी के अंत में प्लास्ट लगा हुआ है यानी लवक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा बनाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा बनाने में मदद करता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल के अंदर जो है वो क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम पाया जाएगा। यह पत्ती एवं तना दोनों में पाया जाता है और यह भोजन का निर्माण करता है। तो क्लोरोप्लास्ट का यानी हरित लवक का क्या काम है? तो यह पत्ती एवं तना में पाया जाता है और यह भोजन का निर्माण करता है और यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा बनाता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? यानी अवर्णी लवक। अवर्णी का मतलब होता है इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता है, यानी यह किसी भी प्रकार के रंग को प्रदान नहीं करता है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह जड़ में पाया जाएगा, जड़ या मूल में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? तो जड़ या मूल में। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने क्या बताया कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? तो यह पत्ती और तना में पाया जाएगा। पत्ती और तना में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है जड़ या मूल में। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो भोजन को संग्रहित करने का काम करता है। मान लिया जाए कि कभी पतझड़ आ जाता है तो उस समय में
उसके जड़ में जो संग्रहित भोजन रहता है उसी का यूज करता है, उसे ही अवर्णी ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमो मतलब वर्णी, क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। वर्णी लवक का मतलब है यह क्या करेगा तो रंग प्रदान करता है, यह क्या करेगा तो रंग प्रदान करेगा। और यह संग्रहित भोजन जो कि ल्यूकोप्लास्ट में संग्रहित भोजन रहता है उसे क्या करता है ये, तो इसे रंग प्रदान करेगा। जो संग्रहित भोजन है उसको रंग प्रदान करेगा। जैसे गाजर, गाजर का रंग जो है वो किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। आइए इन तीनों के बारे में फिर से देख लेते हैं। मैंने बताया कि लवक जो है, लवक ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लवक यानी प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड कौन कौन? तो एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट। तो मैंने क्या बताया कि क्लोरोप्लास्ट जो है यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा बनाएगा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है, तो इसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। और क्लोरोफिल के अंदर मैंने क्या बताया कि इसके अंदर मैग्नीशियम रहता है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम रहेगा। और यह जो है कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पत्ती और तना में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट पत्ती और तना में पाया जाता है। अब ल्यूकोप्लास्ट के बारे में मैंने क्या बताया कि यह जो है यह किसी भी प्रकार के रंग को प्रदान नहीं करेगा। और यह कहाँ पाया जाएगा, तो यह पाया जाएगा जड़, जड़ या मूल में पाया जाता है। और यह क्या करता है, इसका काम क्या है, तो यह भोजन को संग्रहित करने का काम करता है। क्या करेगा? भोजन को संग्रहित करने का काम करेगा। कौन? तो ल्यूकोप्लास्ट भोजन को संग्रहित करेगा। और क्रोमोप्लास्ट के बारे में मैंने क्या बताया कि यह जो है संग्रहित भोजन को क्या करेगा, तो रंग प्रदान करेगा। जैसे गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का रंग विटामिन के कारण, टमाटर का रंग लाइकोपेन के कारण, और फलों का पीला जो रंग होता है वो जेंथोफिल के कारण। बहुत सारे ऐसे है जिसका रंग जो है वो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं गुणसूत्र क्या है। तो गुणसूत्र के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कि यह पाया कहाँ जाता है, तो यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो ये कोशिका है, इसके अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र पाया जाता है। और मानव में जो है इसकी संख्या कितनी होती है, 46, और जोड़ा में बात करें तो 23। और गुणसूत्र में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें डीएनए पाया जाएगा, और आरएनए पाया जाएगा, और जीन पाया जाता है। तो मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 यानी कि 23 जोड़ा, ये जोड़ा में होते हैं। मेल में जो है वो कितना रहता है, तो 44 + 2, इसमें रहता है एक्स और वाई। फीमेल में क्या होता है, तो इसमें भी रहता है 44 सेम रहेगा, और +2 रहेगा, एक एक्स और दूसरा भी एक्स। यानी कि स्त्री और पुरुष यानी लड़का और लड़की में यही 2 गुणसूत्र के कारण अंतर होता है। तो अब देखते हैं कोशिका। कोशिका क्या है? अगर कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा अंग कोशिका क्या है, सबसे बड़ा अंग है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, न कि अंग होता है। क्योंकि ये कोशिका है और इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, बहुत सारे इसमें कोशिकांग होते हैं। इसलिए इसे कोशिका को सबसे छोटा अंग नहीं कह सकते हैं। इसे क्या कहेंगे, तो कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई का मतलब हुआ कि कोई भी अंग जो अपने से सारा क्रिया कर सके। जैसे कोशिका के अंदर ये सारी क्रिया खुद कर लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपना काम कर लेता है, वैक्यूल्स अपना खुद काम करता है, इसके अंदर सारी क्रियाएं होती रहती है।
इसलिए इसे कहा जाएगा यह सबसे छोटी इकाई होती है, न कि अंग होता है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है और दोनों में क्या समानता है। तो जंतु कोशिका में जो है वो छोटा होता है और इसका आकार जो है गोल होता है। जंतु की कोशिका जो है वो छोटा आकार में छोटा होगा और गोल होगा, लेकिन पादप में बात करें तो इसकी कोशिका बड़ा होगा और चौकोर होता है। और जंतु में जो है कोशिका वो जंतु में जो वैक्यूल्स होता है, जंतु में वो वैक्यूल्स छोटा होता है और पादप में जो है वैक्यूल्स बड़ा होता है। इसीलिए पादप मतलब कि पेड़ पौधे में जल ज़्यादा सोखता है। सीलिया जो है जंतु कोशिका में पाया जाएगा, फ्लैजिला जंतु कोशिका में पाया जाता है और लाइसोसोम भी जंतु कोशिका में ही रहता है। और पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाया जाएगा, लवक पाया जाएगा और क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। देखिए यहाँ अंतर दोनों में क्या है कि बहुत थोड़ा सा अंतर है। छोटा होता है गोल होता है जंतु कोशिका, बड़ा होता है चौकोर होता है पादप कोशिका। इसका वैक्यूल्स छोटा होता है जंतु कोशिका का, पादप कोशिका का वैक्यूल्स बड़ा होता है। जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला होता है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है और पादप कोशिका में लवक और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब दोनों में कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि समान पाया जाता है, मतलब दोनों में ही पाया जाएगा, तो वो है कोशिका झिल्ली, जो कि जंतु में भी पाया जाएगा और पादप में भी पाया जाता है जंतु कोशिका। और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में ही पाया जाएगा, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी भी दोनों में पाया जाता है, केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है और सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाता है। लेकिन सेंट्रोसोम जो है यह पादप कोशिका में छोटे पौधे में ही पाया जाता है, यह छोटे पौधे में ही पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, तो हमें मारना है ऑप्शन कौन सा, तो दोनों में, जंतु में भी और पादप में। लेकिन ये जो है सेंट्रोसोम ये छोटे पौधे में ही पाया जाता है। तो आइए अब आगे देखते हैं। सेल यानी कोशिका को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो है यह बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। जैसे इसका उदाहरण है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो है इसे इतना सूक्ष्म होता है कि इसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। और इसे जो है आरंभिक कोशिका भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक को आरंभिक कोशिका कहा जाता है और इसे आरंभिक कोशिका के साथ साथ इसे अविकसित कोशिका भी कहते हैं। इसका विकास नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका का विकास नहीं होता है, अविकसित कोशिका कहा जाता है। इसमें केवल मुख्य अंग ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में केवल मुख्य अंग पाए जाएंगे। और यूकैरियोटिक जो है यह बड़े जीवों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक बड़े जीवों में पाया जाता है और यह जो है छोटा होता है, सूक्ष्म होता है और यह विकसित होती है। यूकैरियोटिक जो है वो क्या होगा, तो विकसित होगा। प्रोकैरियोटिक अविकसित था और यूकैरियोटिक जो होगा वो विकसित होगा। कैसी कोशिका होगी, तो विकसित कोशिका होगी। और यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। तो यूकैरियोटिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। मैंने क्या बताया कि कोशिका जो है ये कोशिका सेल, कोशिका जो है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक जो है वो दो प्रकार का होता है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका, जिसके बारे में मैंने पीछे डिटेल से बताया है। अब मानव जो है मानव जो है वो किस कोशिका के अंतर्गत आएगा, तो यह यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। मानव यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर और दोनों में समानता क्या है। तो प्रोकैरियोटिक जो है वो छोटी होती है और यह जो है इसमें न्यूक्लियस जो है पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वह पूरी तरह से अविकसित होता है, पूरी तरह से इसमें विकसित होगा। प्रोकैरियोटिक में अविकसित होगा। प्रोकैरियोटिक में कैसा होगा, तो अविकसित होगा। और इसमें श्वसन जो है वो जीव द्रव्य से होता है। प्रोकैरियोटिक में श्वसन जीव द्रव्य से होता है और
इसमें जो है इसका कोशिका भित्ति जो है वो किसका बना होता है, तो पेप्टिडोगल केन का बना होता है। प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल केन का बना होता है। और यह जो है 70S प्रकार का होता है, यानी छोटा होता है। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो यह बड़ी बड़ी होती है, यह यूकैरियोटिक में बड़ी होती है और इसमें केंद्रक जो होता है वो विकसित होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक विकसित होगा, यानी न्यूक्लियस जो है वो विकसित होता है, और इसमें न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में अविकसित होता है। और यूकैरियोटिक में श्वसन जो है वो किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में किससे हो रहा था, तो जीव द्रव्य से हो रहा था। लेकिन यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। और यूकैरियोटिक का जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज का बना होता है। यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल केन का बना होता है। और यूकैरियोटिक जो है बड़ा कोशिका होता है, इसलिए यह 80S प्रकार का होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक छोटा होने के कारण 70S प्रकार का होता है। और यूकैरियोटिक में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें यूकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम, ये सब किस में पाया जाएगा, तो यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम। और इसमें जो है यूकैरियोटिक में पुनर्जनन जो होता है बहुत देर से होता है, यानी अधिक समय लगता है इसमें। यूकैरियोटिक में पुनर्जनन होने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो पुनर्जनन होता है वह तेजी से होता है। अब देख लेते हैं कि दोनों में कौन सा पाया जाता है, तो सिलिया और फ्लैजिला, सिलिया फ्लैजिला ये दोनों में पाया जाएगा। डीएनए भी दोनों में पाया जाएगा। जीव द्रव्य भी दोनों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण भी दोनों में होता है। और कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति भी दोनों में ही पाया जाएगा। और राइबोसोम भी दोनों में पाया जाएगा। लेकिन 70S प्रकार का राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक में, और 80S प्रकार का राइबोसोम जो है वो 80S वो यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। तो इसमें दोनों में पाया जाने वाला कौन कौन है, सिलिया, फ्लैजिला, डीएनए, जीव द्रव्य, प्रकाश संश्लेषण, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और राइबोसोम। तो इन दोनों में अंतर मैंने बता दिया। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक